हाँ जी, तो क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे। खैर, तो एक बार फिर स्वागत है आपका। अवेलेबल है कि इस प्लेटफॉर्म पर जहां कर रहे हैं हम सीए फाउंडेशन की आपकी एक एक सारी सभी जरूरी बातें। तो अब इस वीडियो के अंदर आपकी 12 केस स्टडी, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडीज आप लोगों के लिए, और इसे पेपर से पहले, एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा, काफी हेल्पफुल रहने वाली हैं आप लोगों। तो चलिए जी, बिना किसी वक्त की बर्बादी के, कम वक्त में ज्यादा मेहनत, बेहतर पढ़ाई, स्मार्ट पढ़ाई, आओ जरा करें। तो टोटल 12 केस स्टडी डिस्कस करेंगे बेसिकली इस लेक्चर के अंदर। तो इसी के साथ में प्रेम से बोले राधे राधे, और आओ जरा क्लास की करते हैं शुरुआत। पहली केस स्टडी, पहला श्री गणेश। तो चलिए जी, सबसे पहली केस स्टडी। अब देखो, हर एक केस स्टडी के अंदर फिलहाल यहां पर मैं मैनर ऑफ राइटिंग के बारे में नहीं, बल्कि कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा केस स्टडीज के बारे में सोचना किस तरह से है, कंसेप्ट क्या एप्लीकेबल होगा, क्या हमारे फैक्ट्स हैं और क्या हमारा कंक्लूजन बनने वाला है, सिर्फ इस बारे में मैं बात करूंगा आज इन 12 केस स्टडीज में। एक फिर से डिस्क्लेमर, एग्जाम में किस तरीके से राइटिंग करनी है, राइटिंग आज के इस वीडियो का पर्पस नहीं है। खैर, तो सबसे पहली केस स्टडी पर आ जाते हैं, जहां कुछ कह रहे हैं, किसी एक मिस्टर वाई की बातें कर रहे हैं जिन्होंने एक चेक इशू किया है मिस्टर जेड के फेवर में। यानी वन इज द मिस्टर वाई, और जिन्होंने मिस्टर जेड के फेवर में एक चेक इशू किया है, यानी कि चेक बना के दिया है। जबकि ये जो चेक है ये आगे चलकर डिसओनर हो गया मेरे बाबू, डिसओनर हो गया। और बिकॉज जो वाई है, वाई के खाते में इनफ फंड्स नहीं थे, इस कारण से ये हुआ है हमारा डिसऑनर। तो जरा आराम से, बेसिकली लिखा हुआ है कि एग्जामाइन एज पर द प्रोविजंस ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात, अगर याद ना हो तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर एक अलग से सेपरेट प्रोविजन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन, डिसऑनर ऑफ अ चेक के बारे में दिया हुआ है मेरे बाबू। डिसऑनर ऑफ अ चेक के बारे में दिया हुआ है कि कभी भी अगर किसी पार्टी के अकाउंट में इनसफिशिएंट फंड की वजह से अगर चेक डिसऑनर होता है, कुछ सेक्शन 138 करके कुछ दिया हुआ है जहां पर ये मेंशन किया हुआ है आपके, तो ये याद होना चाहिए आपको। डिसऑनर ऑफ अ चेक के केस में सेक्शन 138 ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कि अगर कहीं भी चेक हो जाता है डिसऑनर, इनसफिशिएंसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये, अगर डेट वगैरह गलत हो गई, साइन वगैरह गलत हो गई, तो वो नहीं, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड की वजह से अगर चेक जो हो वो डिसऑनर हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या कुछ बातें होंगी। तो कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में क्या मिस्टर वाई लायबल होगा या नहीं। तो हमारा सबसे पहला जो कंक्लूजन है, वो है हां, बिल्कुल गलती है उसकी, बिना अकाउंट में पैसे हुए चेक इशू कर दिया, ऐसे कैसे, और ऐसी सिचुएशन में क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ सकते हैं उसे मेरे बच्चा। तो याद रखना, ऐसी सिचुएशन में आपके ऊपर पेनल चार्जेस लग सकते हैं, पेनल्टी लगाई जा सकती है पूरे 20,000 रुपए की, साथ ही साथ आपके ऊपर इंप्रिजमेंट की टर्म भी लगाई जा सकती है, जेल भी भेजा जा सकता है आपको पूरे 2 साल तक के लिए। तो इंप्रेजमेंट अप टू 2 इयर्स, या फिर पेनल्टी अप टू 20,000, या फिर बोथ। तो या तो ये लगाई जाएगी या ये लगाई जाएगी, और या फिर दोनों लगा दिए जाएंगे। तो जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं डिसऑनर के, बहुत खतरनाक है ना, सीधी सी बात है। तो किसी का भी चेक कुछ भी करिए, डिसऑनर ना करिएगा। चेक डिसऑनर हो जाता है तो सामने वाली पार्टी केस फाइल कर काफी अच्छा खासा हर्जाना निकाल सकती है हमें। हालांकि यहां लिखा हुआ व्हाट वुड बी योर आंसर, आपका आंसर क्या होगा अगर वाई चेक इशू कर रहा है एज अ डोनेशन टू मिस्टर जेड। तो क्या हमारे आंसर में कोई बदलाव आएगा अगर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन बदल रही है, कि वेदर ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, एक सर्विस ट्रांजैक्शन नहीं है, बल्कि डोनेशन के तौर पर आपने चेक इशू किया हो, तो आप सीधे सीधा कह दोगे हां जी, हमारा जवाब बदल जाएगा। हम कह देंगे कि ऐसे सिचुएशन में जो सेक्शन 138 है ये अप्लाई नहीं होता, और क्योंकि ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसे सिचुएशन में आप जो मिस्टर जेड होगा उसके पास में कोई लीगल रेमेडी नहीं है कि वो कोई केस फाइल करे हमारे खिलाफ। इन बातों को ध्यान में रखते हुए कोई पेनल्टी हमारे ऊपर डलवाई, हमें जेल तक की पहुंचने की नौबत आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अगर डोनेशन वाली बातें हैं तो आप सीधा सीधा कह दोगे कि ठीक है जी, इस तरह की कोई भी हमारे कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टेंस में अगर नॉर्मल केस स्टडी आती है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट जो कि हमारा था, तो उसमें हमें कॉन्सिक्वेंसेस बोलने हैं 20,000 का दंड, या 2 साल की सजा, या दोनों आपके साथ हो सकते हैं। तो इसी के साथ में सबसे पहली केस स्टडी का जो कंसेप्ट है वो आपका डिसऑनर ऑफ अ चेक है, ये हमारा एप्रोप्रिएट कंक्लूजन है। आओ आगे पढ़े मेरे बाबू। मिस्टर जे, आई एम सॉरी। तो मिस्टर जे एक होलसेलर हैं, प्रीमियम बासमती राइस बेहतरीन वाले चावल बेचते हैं, और उन्होंने थोड़े से कुछ, कितने
कितने भेजे हैं? 100 बैग भेजे हैं 10 किलो ईच, यानी कि टोटल 100 बैग भेजे हैं, 10 किलो का एक बैग है, ठीक है जी। यानी कि टोटल अगर मैं बात करूं कि भेजे कितने हैं, तो 100 बैग भेजे हैं जी, हैं सर जी। कितने बैग भेजे हैं? 100 बैग भेजे हैं, और ये जो भेजा है ये इन्होंने सेल और रिटर्न बेसिस पे भेजा है। तो इसके केस में आपको जो याद आनी चाहिए बातें, ऑब्वियसली आपको याद आनी चाहिए सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस है। तो अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं याद है तो ऑब्वियसली मैं याद दिला दूंगा, ठीक है जी। बाकी तो ऑब्वियसली सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में जाकर इस पर्टिकुलर टॉपिक को जरूर पढ़ लें अच्छे तरीके से, अगर बातों को जानना समझना है तो सेल और रिटर्न बेसिस पर आपने सामान भिजवाया है, 100 बैग भिजवाए हैं विद इन अ मंथ ऑफ डिलीवरी, और नेक्स्ट डे आपको पता लगा कि रिटेलर ने 5 बैग तो बेच दिए। यानी कि जो हमने 100 बैग भिजवाए थे उसमें से सामने वाली पार्टी ने 5 बैग तो किसी और को ही बेच दिए, है ना। यानी भाई 5 बैग अगर उसने किसी और को बेच दिए तो उसने अपना मान लिया होगा ना, आप किसी दूसरे की चीज तो नहीं बेच सकते। यहां मिस्टर जे ने अगर किसी को सामान भिजवाया है, 100 बैग भिजवाए हैं और उसमें से उसने 5 बैग बेच दिए हैं, तो उसने उन्हें अपना मान लिया है, उन 5 बैग को अपना मान लिया है। तो वो 5 बैग के केस में तो अप्रूवल मिल चुका है, उस 5 बैग को तो आप नॉर्मली सेल, मिस्टर जे सेल मान सकता है, ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड। तो ये वाली बातें हैं। बट हां, जो 95 बैग्स हैं उनके केस में अभी तक कोई भी चर्चा इन्होंने नहीं की है मेरे बाबू। तो ठीक है जी, एक रेगुलर कस्टमर के को बेचा है उस रिटेलर ने, हालांकि एक हफ्ते बाद पता लगा ये कस्टमर था के, इसने इन्फॉर्म किया अपने रिटेलर को क्या कि ये जो ये राइस है, क्वालिटी ऑफ राइस है, ये तो बड़ी खराब है, प्रीमियम बासमती राइस बेहतरीन से चावल है, ऐसा कुछ नहीं है। तो जो रिटेलर है अब वो क्या चाहता है भाई, के को खराब लगा तो उसने रिटेलर को सामान वापस कर दिया होगा। तो के चाहता है कि मैं तो सारे के सारे राइस बैग वापस कर दूंगा, ऑल द राइस बैग्स इंक्लूडिंग 4 बैग जो के ने यूज नहीं किए हैं। यानी के ने एक बैग यूज कर लिया होगा, 4 बैग खोले नहीं होंगे, तो के ने उठा के रिटेलर को वापस कर दिए होंगे। तो रिटेलर कह रहा है ये तो अच्छा नहीं है, तो मैं तो मिस्टर जे को जो कि है सारा का सारा दे दूंगा। तो क्या ऐसी सिचुएशन में ये रिटेलर है, क्या ये ऐसा कर सकता है या नहीं? तो ऑब्वियसली बात है कि इस तरह की सिचुएशन में आपके जो कि हैं ओनरशिप के रूल, ओनरशिप कैसे ट्रांसफर होती है इन केस ऑफ अ सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस, ये वाले रूल आपके एप्लीकेबल हो जाते हैं। जिस सिचुएशन में हम कहते हैं कि अगर कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस बेचता है, और ऐसे में अगर जो दूसरे वाला पर्सन है वो अपनी सहमति अगर दे दे, या रीजनेबल टाइम एक्सपायर हो जाए, या ऐसा कुछ कर दे जिससे लग रहा हो कि ट्रांजेक्शन अडॉप्ट कर ली गई हो, जैसे कि हमारे वाले केस में ये जो रिटेलर है इसने सामान ही बेच दिया मिस्टर के को, तो ऑब्वियसली अपना ही सामान बेचता है कोई इंसान। तो ऑब्वियसली जो 5 बैग इसने बेच दिए हैं, तो 5 बैग के केस में तो हम यही कहेंगे कि ठीक है जी, ट्रांजैक्शन अडॉप्ट हो गई है। तो ट्रांजैक्शन अडॉप्ट हो गई है तो ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, और वंस एक बार ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है तो ठीक है जी, आप सामान नहीं लौटा सकते हो, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। हाँ, बाकी के अगर मैं 95 बैग्स की बात करूं तो उसके केस में तो भाई उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो हमारा जो फाइनल वर्डिक्ट होगा इस पर्टिकुलर सिचुएशंस के अंदर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंगली, तो हम यही कहेंगे जो 5 बैग्स के केस में है, तो रिटेलर ने क्योंकि सामान बेच दिया था किसी कस्टमर को, तो ये अटेम्प्ट उसने किया है वो एक तरह से ट्रांजैक्शन को उसने अडॉप्ट कर लिया है। तो ट्रांजैक्शन अडॉप्ट कर लिया है तो अब इस सामान को वो वापस नहीं लौटा सकता। हां, अगर वो 95 बैग को लौटाना चाहे तो वो ये बिल्कुल लौटा सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली जो ट्रांजैक्शन थी वो सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे थी, जिसका मतलब होता है कि या तो आप सामान का अप्रूवल दो या आप रिटर्न कर दो। तो 95 बैग रिटर्न किए जा सकते हैं, बट 5 बैग बिल्कुल रिटर्न नहीं हो सकते, क्योंकि वो उसने ट्रांजैक्शन अडॉप्ट कर लिया किसी दूसरे को बेचकर मेरे बाबू। तो हो गई हमारी बात। आगे केस नंबर 3, रमा नाम का एक पर्सन है, रमा नाम की एक पर्सन है, उसने डायरेक्ट किया, ऑर्डर दिया शाम को कि हे श्याम सनोरे मेरे लैपटॉप जरा बेच दो। एक एग्रीड, उसके साथ में एग्री किया शाम के साथ में कि आपको हर बार मैं 11% का कमीशन दूंगा या दूंगी, वटेवर। तो रामा ने शाम को कहा कि आप हमारे लैपटॉप बेच दो, यानी आप हमारे बिहाफ पर काम कर लो। यानी ये छोटू सा ये जो श्याम है ये कोई और नहीं मेरे बाबू, ये इसका एजेंट बन चुका है। यानी कि रामा ने श्याम को बोला है कि मेरे
लैपटॉप बेच दो और हर बार जब कहीं भी सेल करोगे तो 11% का कमीशन हम आपको भी देंगे। सेल प्राइस फिक्स हो गया है, ऐसे करके कुछ बातें हुई हैं। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पता नहीं बीच में कहां से आ गई, बट उन्होंने कुछ तो कहा है। लिखा है कि उन्होंने कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं कुछ इंपोर्ट ऑफ अ लैपटॉप पे, जिसमें रमा को जो है थोड़ा नुकसान वगैरह हुआ होगा। तो जो रमा ने सोचा कि जो प्राइस ऑफ अ लैपटॉप है वो थोड़े बढ़ जाएंगे जो अपकमिंग पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, तो इसीलिए इसने क्या किया, क्या कर दिया इसने कर दिया, ही रिवोक्स द शाम अथॉरिटी। यानी अगर वैसे मैं टॉपिक वाइज बोलूं तो ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, ये आपके रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी का क्वेश्चन है। यानी रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी इन केस ऑफ एजेंसी, यानी रिवोकेशन ऑफ एजेंसी भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है जी। बाकी रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी इन केस ऑफ एजेंसी, तो रिवोकेशन ऑफ एजेंसी का क्वेश्चन है मेरे बाबू। तो भाई लैपटॉप के दाम बढ़ रहे हैं तो उसे नुकसान वगैरह हुआ, तो उसने शाम की अथॉरिटी को रिवोक कर दिया फॉर एनी फर्दर सेल, कि अभी के लिए आप फर्दर सेल नहीं करोगे। बट ऑब्वियसली उसने वो मैसेज किया होगा या चिट्ठी या संदेश पहुंचाया होगा कुछ भी, लेकिन शाम बिफोर रिसीविंग द लेटर ऑफ हिज, यानी उसे चिट्ठी नहीं मिली थी लेकिन शाम को चिट्ठी मिलने से पहले उसने कुछ 5 लैपटॉप बेच दिए थे, वो भी ओरिजिनल प्राइस पे जो कि उस रामा ने फिक्स किया था। अब भाई सीधी सी बात है, शाम को तो चिट्ठी नहीं मिली थी, उसे तो पता नहीं था कि हाँ भाई जो एजेंसी है मेरी खत्म हो चुकी है, जो अथॉरिटी है वो खत्म हो चुकी है। तो उसने तो बोनाफाइड वे में बड़ी ही ईमानदारी के साथ, डेडिकेटेडनेस के साथ में 5 लैपटॉप बेच डाले। और शाम बाद में कह रहा है कि भैया मैंने तो बेचे हैं तो मुझे तो 11% का कमीशन चाहिए। ये जो 5 लैपटॉप बेचे हैं मैंने 1 लाख ईच पर बेचे हैं, यानी कि हर एक लैपटॉप 1 लाख का बेचा है। तो ऐसे सिचुएशन में आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ जी बताओ कि क्या वेदर द सेल ऑफ अ लैपटॉप आफ्टर रिवोकिंग द शाम अथॉरिटी, हालांकि शाम की अथॉरिटी रिवोक कर दी गई थी, क्या वो बाइंडिंग होगी रमा के ऊपर, कि रमा को क्या कमीशन देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। तो मेरे बाबू इस सिचुएशन में हम सुनते थे, पढ़ते थे क्या, कि रिवोकेशन हो सकती है, कभी भी हो सकती है। प्रिंसिपल जब चाहेगा अपनी अथॉरिटी जो उसने अपने एजेंट को दी है उसे रिवोक कर सकता है, लेकिन रिवोकेशन का इफेक्ट कब आएगा, रिवोकेशन का इफेक्ट तब आएगा जब एजेंट को कम्युनिकेट हो जाएगी बात। जब तक एजेंट को कम्युनिकेट नहीं होगी तब तक हम रिवोकेशन नहीं मानेंगे। अगर कभी भी किसी भी प्रिंसिपल ने 10 तारीख को चिट्ठी या लेटर या संदेश कोई भेजा है लेकिन उसे पहुंचने में 5 दिन का वक्त लग गया, तो ऑब्वियसली 10 तारीख को नहीं मानेंगे हम रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी। 5 दिन बाद जब लेटर मिलेगा, जब एजेंट के पास लेटर मिलेगा, वो पढ़ लेगा, तो तब हम मानेंगे रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी हुआ है। तो कुल मिला के ये रमा अपने ही बिजनेस प्रोमाइसेस में बैठ के सोच रहा है कि मैं कर दूंगा अथॉरिटी खत्म, तो अथॉरिटी ऐसे नहीं खत्म हो जाएगी। बेसिकली जिस मोमेंट पर शाम पढ़ेगा चिट्ठी या संदेश, वो लेटर, उस डेट पर रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी होगा। तो बेसिकली हम कह देंगे यहां पर क्या, कि जो सेल ऑफ अ लैपटॉप है, क्योंकि शाम को नहीं पता था, शाम ने तो बिफोर रिसीविंग द लेटर वो 5 लैपटॉप बेचे थे, तो वो बिल्कुल पूरी तरीके से अभी तक कोई भी एजेंसी खत्म नहीं हुई है और वो राम पर बाइंडिंग होंगे। अगर मैं फाइनल वर्डिक्ट यहां पर देता हूं तो वो क्या, तो पहले सवाल का जो जवाब बनेगा वो बनेगा यस, बाइंड होगा, बिल्कुल बाइंड होगा। जो रमा होगा वो बाइंड होगा, क्योंकि शाम ने बड़ी बोनाफाइड वे में बिफोर रिसीविंग द लेटर 5 लैपटॉप बेच दिए थे, तो बिल्कुल बाइंड होगा। और लिखा हुआ है कि अगर बाइंड होगा तो शाम क्या अपना कमीशन रिकवर कर पाएगा, तो यस कर पाएगा। और कह रहे हैं कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ कमीशन, तो ऑब्वियस सी बात है कि कितना लैपटॉप बेचे हैं, 5 लैपटॉप बेचे हैं, एक लैपटॉप कितने का है, 1 लाख रुपए का, और यानी सेल हुई आपकी कितने की, 5 लाख रुपए की, और उसे कितना कमीशन मिलना है, 11% 11 जो कि है परसेंट मिलना है। तो 11% इसका निकाल देंगे, जो कि आ जाएगा मेरा कितना, 55,000 आ जाएगा। तो बस 55,000 का कमीशन आपका बनेगा। तो रिवोकेशन ऑफ एजेंसी का क्वेश्चन है कि भाई जब प्रिंसिपल रिवोक करता है तब नहीं होती एजेंसी रिवोकेशन, बल्कि जब एजेंट को पता लग जाता है, जब तक उसे सूचना नहीं मिलती तब तक हम उसका इफेक्ट नहीं कंसिडर कर सकते। मेरे बाबू आओ आगे पढ़े आगे। 3 चंगू मंगू हैं, 3 PQR पार्टनर्स हैं जिन्होंने की पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत ऑपरेट किया है एक मोटर बसेस का बिजनेस स्पेसिफिक रूट्स का। हालांकि 12 साल से बिजनेस करते आ रहे हैं, पूरे 12 साल से बिजनेस करते आ रहे हैं। आफ्टर ऑपरेटिंग द बिजनेस फॉर ए सेवरल ईयर, ये ऑब्जर्व किया गया कि बिजनेस में तो नुकसान पे नुकसान होते जा रहे हैं। बिजनेस शुरू करना आसान, जोश में आना आसान, लेकिन सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना मुश्किल। खैर, तो नुकसान पे नुकसान होते जा रहे हैं। हालांकि डेस्पाइट दिस, पी जो है वो अभी भी डटा हुआ है कि ना
बिल्कुल भी ना। तो पी इज डिटरमाइंड टू कंटिन्यू द बिजनेस, कि कोई नहीं एक दिन आएगा बिजनेस सक्सेसफुल होगा, तो पी तो डिटरमाइन है। लेकिन जो कि रिमेनिंग पीरियड के लिए कि भैया बिजनेस करेंगे, लेकिन जो क्यू और आर हैं वो कह रहे हैं नहीं हम नहीं करना चाहते। तो ये कह रहे हैं कि बताओ जी बताओ, पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार क्या पी इंसिस्ट कर सकता है कि भाई बिजनेस जरूर कैरी ऑन होगा ही होगा? और क्या ऑप्शन अवेलेबल है मिस्टर क्यू और मिस्टर आर के पास में, हु आर रिलेक्टेंट टू कंटिन्यू ऑपरेटिंग द बिजनेस, यानी कि वो उनकी जो इच्छा है वो रिलेक्टेंट से हो गए हैं, वो कि नहीं भाई हम नहीं बिजनेस करना चाहेंगे। तो देखो अगर सपोज करो मैं टॉपिक वाइज बात करूं तो यहां पर ऑब्वियसली डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का टॉपिक बनता है कि वेदर द फर्म जो कि होगी वो डिसॉल्व होगी या नहीं होगी। तो देखो वैसे तो जो फर्म है वो किस तरीके से डिसॉल्व होती है, तो एक तो होती है म्यूचुअल कंसेंट से, कि भाई जो पार्टनर्स हैं वो म्यूचुअल कंसेंट दिखाएं, फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी। तो देखो शुरुआत में तो ये कह रहे हैं कि क्या पी इंसिस्ट कर सकता है, तो हाँ करने को तो क्या कर सकता है, करने को इंसिस्ट वर्ड थोड़ा सा गलत होगा, तो क्या पी कर सकता है, हाँ पी कह सकता है, पी मना सकता है कि कंसेंट दे दो क्यू और आर, उन्हें थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो पी कह सकता है कि भाई क्यू और आर आप अपनी कंसेंट दे दो किस बारे में, कि बिजनेस कंटिन्यू कर लो, बिजनेस कंटिन्यू कर लो। और अब दो बातें हो सकती हैं कि या तो वो बेसिकली क्यू और आर कहें कि हाँ ठीक है जी बिजनेस करते हैं, अगर वो कहते हैं बिजनेस करते हैं तो बिजनेस चल पड़ेगा। लेकिन उल्टा भी हो सकता है कि क्यू और आर कहें पी को कि भैया आप कंसेंट दे दो हम कह रहे हैं बिजनेस बंद कर दो तो आप कंसेंट दे दो, और अगर ऐसे में पी कंसेंट दे देता है तो म्यूचुअल कंसेंट से डिसोल्यूशन हो जाएगा। अगर मैं बात करूं क्यू और आर के पास में और क्या ऑप्शन है, तो देखो क्यू और आर के पास में एक ऑप्शन तो ऑब्वियसली यही है कि वो पी को मना ले, पी से कंसेंट ले लें। अगर पी से कंसेंट मिल जाती है तो वो खुद तो रिलेक्टेंट है ही इन ऑपरेटिंग द बिजनेस, तो पी भी कंसेंट दे देगा तो म्यूचुअल कंसेंट से डिसोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर पी नहीं मानता तो क्या कोर्ट का भी दरवाजा वो खटखटा सकते हैं, तो बिल्कुल खटखटा सकते हैं। तो क्यू और आर के पास में एक ऑप्शन ये भी आपका बच जाता है कि वो कोर्ट से ऑर्डर लेके आए और फॉर्म को डिसॉल्व करा दे। तो कुल मिला के ये सब कुछ बातें बोलनी है कि भाई पार्टनरशिप के अंदर तो जो भी चलती है डिसोल्यूशन वगैरह होता है वो म्यूचुअल कंसेंट से होता है या कोर्ट ऑर्डर से होता है। तो या तो पी को क्यू आर की बात माननी पड़ेगी या क्यू आर को पी की बात माननी पड़ेगी। क्यू आर अगर पी से कंसेंट नहीं ले पाते हैं तो म्यूचुअल कंसेंट से डिसोल्यूशन हो जाएगा, बिजनेस बंद हो जाएगा। अगर नहीं ले पाते तो ऑब्वियसली कोर्ट का रास्ता अपनाना पड़ेगा मेरे बाबू। तो इसी के साथ प्रेम से बोले राधे राधे, आओ जरा बढ़ दें आगे। तो ए और बी इस बार आए दो चंगू मंगू, ए और बी टेक्सटाइल मर्चेंट का बिजनेस करते हैं, एक बार फिर पार्टनरशिप का बिजनेस करते हैं। मिस्टर ए ने फाइनेंस किया है बिजनेस को, एक स्लीपिंग पार्टनर है, काम धंधा करते नहीं है, कुछ और काम करते होंगे। तो इन रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस जो बी है उसने कोई फैब्रिक सी से खरीदा। अब भाई जो ए है वो तो बड़ा आदमी है, उसने फाइनेंस कर दिया है बिजनेस को, स्लीपिंग पार्टनर है, आता तो है नहीं, और बी के कंधों पे है सारी जिम्मेदारी। और बी ने कुछ फैब्रिक खरीदा, किससे खरीदा, सी से खरीदा। हालांकि बी को पता है कि ये तो चोर बाजारी का सामान है, स्टोलन प्रॉपर्टी है ये तो भाई ए और बी का बिजनेस है, ए स्लीपिंग पार्टनर, उसे कुछ पता नहीं, बी ने चोरी का सामान खरीद लिया है मिस्टर सी से। हालांकि लिखा हुआ है कि डेस्पाइट दिस नॉलेज, ये नॉलेज होने के बावजूद भी ये जो मिस्टर बी है ये थोड़ा सा होगा नेग्लिजेंस वाला कि हाँ ठीक है अरे चलता है कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो उसने खरीद लिया और फर्दर सेल भी कर दिया इस स्टोलन गुड्स को। और फिर मोर एवर जो बी है, बी ने रिकॉर्ड कर लिया प्रोसीड्स फ्रॉम दीज सेल्स इन द फॉर्म्स बुक, यानी कि जो भी पैसा वगैरह है उसने फॉर्म्स की बुक में रिकॉर्ड भी कर दिया। अब ऐसे में बाद में अगर ए को पता लगेगा तो वो कह रहा है कि भैया मैं नहीं मानता, अब ये जो ये लायबिलिटी अगर आएगी टुवर्ड्स सी तो मैं नहीं मानता इस तरह की लायबिलिटी को, कि मुझे नहीं पता था, मुझे थोड़ी ना पता था। तो ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसकंडक्ट बाय बी की, ये तो बी की गलती है, बी की नालायकगिरी है, बी को पता था ये चोरी का माल है, स्टोलन गुड्स है, फिर भी खरीद लिया, फिर भी प्रोसेस कर दिया, फिर भी आगे बेच दिया, तो मैं नहीं मानता इस लायबिलिटी को। तो आपको तो इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आपको तो जवाब देना है। तो सबसे पहली बात क्या होगा यहां पर, क्या होगा यहां पर, तो आमतौर पर यहां पर हम बोलेंगे क्या कि भाई पार्टनरशिप के अंदर तो म्यूचुअल एजेंसी एग्जिस्ट करती है। ये बातें भी हम कोट कर सकते हैं कि जो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के एजेंट होते हैं, और हर एक पार्टनर जो भी होता है वो दूसरे पार्टनर के कृत्यों से बाइंड जरूर होता है, चाहे वो काम अच्छे हों बुरे हों कैसे भी हों। इसके अलावा जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है हमेशा ज्वाइंट लायबिलिटी होती है, यानी कि आप कल को ये नहीं कह सकते कि इस पार्टनर की गलती है, इसी की लायबिलिटी होगी, मैं नहीं लेता लायबिलिटी, तो ऐसी बात नहीं कह सकते। तो इन दोनों में से कोई भी एक बातें कोट कर सकते हैं, दोनों बातें भी कोट कर सकते हैं कि भाई म्यूचुअल एजेंसी होगी। और अगर मैं यहां पर जवाब देता हूं कि क्या मिस्टर ए
क्या मिस्टर ए अपनी लायबिलिटी को अवॉइड कर सकते हैं? तो बड़ा बड़ा नो है इस बात के लिए, नो, मिस्टर ए अवॉइड नहीं कर सकते। मिस्टर ए और मिस्टर बी एक दूसरे के म्यूचुअल एजेंसी के तहत म्यूचुअल एजेंट हैं, एक दूसरे के कृत्यों के लिए बाइंड होंगे। आप जिस दिन से पार्टनर बन गए उस दिन से दूसरे पार्टनर जो जो हरकतें करेगा उसके लिए आप बाइंड हो जाते हो, ध्यान रखिएगा। जॉइंट लायबिलिटी है आप लोगों की, अब आपको अलग अलग नहीं किया जा सकता आम सर्कमस्टेंसेस में। खैर, तो इसी के साथ में केस स्टडी नंबर 5 की भी बात हो गई हमारी। केस स्टडी नंबर 6 मेरे बाबू, जहां XYZ एक कंपनी है, कंपनीज एक्ट के तहत वो इनकॉर्पोरेट हुई है, पेड अप शेयर कैपिटल उनकी दी हुई है, जो हेल्ड कौन कौन करते हैं, कौन कौन करते हैं, थोड़ा सा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन यानी है एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ही, इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु, थोड़ा सा गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, यानी कि ओवरऑल ये जो XYZ लिमिटेड कंपनी है इसकी जो शेयर कैपिटल है काफी सारे लोग होल्ड करते हैं, काफी सारी गवर्नमेंट होल्ड करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, तमिलनाडु की गवर्नमेंट, राजस्थान की गवर्नमेंट, और इसके अलावा एबीसी लिमिटेड ओन्ड बाय ए गवर्नमेंट कंपनी, यानी कि एक दूसरी कंपनी एबीसी लिमिटेड भी ओन करती है जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी ओन करती है। खैर, तो ऐसे करके कुछ कहा हुआ है और फिर पूछ रहे हैं कि बताओ जी बताओ, क्या इस कंपनी को आप एक गवर्नमेंट कंपनी कह सकते हो क्या? यानी कि XYZ लिमिटेड को आप एक गवर्नमेंट कंपनी कह सकते हो क्या? तो देखो इसके लिए एप्लीकेबल तो हो जाएगा भैया कंसेप्ट ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, कंसेप्ट ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, यानी कि इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन ही रीड करनी है, जिसके लिए ऑब्वियसली अगर कभी भी आपकी 51% से ज्यादा शेयर कैपिटल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट्स होल्ड करती हैं। अब देखो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट्स यानी कि चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मिल के कैसे भी अगर 51% और उससे ज्यादा होल्ड करती है तो वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। अब इसके अंदर कोई सरकारी महकमे नहीं आते, यानी इस डेफिनेशन के अंदर जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है जो ऑब्वियसली एक सरकारी महकमा है, लेकिन इसको हम काउंट नहीं कर सकते, और एबीसी लिमिटेड जिसको भी एक गवर्नमेंट कंपनी ओन करती है लेकिन इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते, इसके अंदर आती है सिर्फ गवर्नमेंट की बात, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात। तो अगर मैं बात करूंगा कि हम किसको काउंट करने वाले हैं तो ऑब्वियसली हम नंबर 1 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को काउंट करने वाले हैं, नंबर 2 इस तमिलनाडु को काउंट करने वाले हैं, इस राजस्थान की सरकार को काउंट करने वाले हैं। तो भाई उस हिसाब से तो हम सीधा से यही कहेंगे कि फिलहाल के लिए अगर मैं गवर्नमेंट की टोटल होल्डिंग की बात करूं तो 20 + 10 + 10 यानी कि टोटल जो होल्डिंग है, टोटल होल्डिंग बाय गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स जो कि है वो 40% है, विच इज द लेस देन 51%। तो भाई 51% या उससे ज्यादा के केस में होती है गवर्नमेंट कंपनी, यहां पर तो सिर्फ 40% है, तो ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। खैर, इसी के साथ केस स्टडी नंबर 7, M और N ये दो ही तो हैं, दो के ही तो कंधों पे है सारी जिम्मेदारी, M और N है घर के दो बेटे। खैर, तो कंपनी के अंदर दो ही तो होल्डर हैं, एक के पास 70% शेयर है, एक के पास 30% शेयर्स है। एक कंपनी के अंदर अचानक से बिजली गिर गई, कौन बिजली आ गई बिजली। खैर, तो बोथ डाइड इन एक्सीडेंट, क्या ही कर सकते हैं। तो ना ये रहा ना ये रहा ना ये रहा ना ये रहा। आंसर विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, व्हाट विल बी द लीगल इफेक्ट ऑफ द कंपनी। क्योंकि दो ही तो थे और दो ही नहीं रहे, तो अब क्या रहेगा, क्या कंपनी रहेगी या नहीं रहेगी। तो भाई कोई टेक्निकल, कोई लंबी चौड़ी और मुश्किल बात नहीं है, 11वीं क्लास से पढ़ाया जाता है, ठूस ठूस के पढ़ाया जाता है। आपको क्या पढ़ाया जाता है हमें कि कंपनी की तो परपेचुअल सक्सेशन नाम की एक फीचर होता है, जिसका मतलब होता है मैन मे कम मैन मे गो बट कंपनी विल बी फॉर एवर। कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसके ओनर की डेथ होती रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके शेयर होल्डर की डेथ हो जाए, सारे शेयर होल्डर मर जाएं, बट कंपनी फिर भी एग्जिस्टेंस में रहेगी। ऑब्वियस सी बात है कि इस कंपनी के अंदर दो ही पर्सन थे, वो ही शेयर होल्डर थे, बट कंपनी की तो सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो शेयर होल्डर की डेथ हो जाने से कंपनी की डेथ नहीं हो जाएगी, कंपनी स्टिल एग्जिस्टेंस में रहेगी। ऑब्वियस सी बात है कि ये जो M और N होंगे, इनके कोई तो लीगल हेयर्स होंगे, कोई तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, तो ये शेयर्स उनके नाम पर ट्रांसफर हो जाएंगे, न्यू शेयर होल्डर वो बन बैठेंगे, बट कंपनी की एग्जिस्टेंस जरूर रहेगी। यहां बेशक हम इस तरीके से नहीं सोच सकते जिस तरीके से मैंने शुरुआत में डायग्राम बना के दिखाया था कि दो ही तो लोग हैं और दो ही तो लोगों की डेथ हो गई, तो बचा कौन, तो बचा भैया बचा कंपनी, अभी भी स्टिल एग्जिस्टेंस में रहेगी, कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी। इसी चीज को बोलते हैं परपेचुअल एग्जिस्टेंस कि मैन में कम मैन में गो बट कंपनी विल बी फॉर एवर। तो ये वाली बात याद रखनी है हम लोगों को। है इसके अलावा सोनी, कौन है सोनी, कौन है, ए फ्रेंड ऑफ अ प्रिया।
प्रिया के दोस्त हैं, तो उसने एक 2 व्हीलर बाय किया है उससे, ठीक है। अब जो प्रिया है वो एग्री हो गई है कि ठीक है मैं बेच देती हूँ अपना 2 व्हीलर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, सोनी को, अपने दोस्त को बेच रही है। लेकिन इट वाज डिसाइडेड, ये डिसाइड किया गया कि जो प्राइस है ना, प्राइस ऑफ 2 व्हीलर, वो भाई मैं नहीं, मेरे पिताजी फिक्स करेंगे, ठीक है जी। और पिताजी के ऊपर इतनी भारी भरकम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि वो एक ऑटो डीलर हैं, तो भाई उन्हें एक्सपीरियंस है, तो वो कह रही है कि मैं कर तो दूंगी, बेच तो दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो एग्री हो गई, एग्री हुई है, सिर्फ एग्री हो गई है बेचने के लिए, लेकिन जो प्राइस है वो पिताजी फिक्स करेंगे, वो मैं नहीं फिक्स करूंगी। हालांकि प्रिया ने इमीडिएटली तभी के तभी चाबी तो दे दी सोनी को बताओ, तो तभी के तभी चाबियां तो सोनी को दे दी। हाउएवर प्रियाज फादर, जब प्रिया के पिताजी आए तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं प्राइस फिक्स करूंगा और मैं बेचना ही नहीं चाहता। तो ही डिड नॉट वांट प्रिया टू सेल द व्हीकल, कि भैया अभी चलाओ, ठीक है, कुछ दिनों तक और स्कूटी वगैरह चलाओ, वट तो कुछ भी कारण रहा हो, बट ठीक है, प्रिया के पिताजी यार उन्होंने कहा कि नहीं मैं प्राइस फिक्स नहीं करूंगा, और प्रिया से वो चाहते हैं कि वो अपने व्हीकल ना बेचे। अब ऑब्वियसली पापा की बात को कौन मना करता है? अब मना करना तो नहीं चाहिए, मना करते हो तो बहुत बुरी बात। खैर, तो प्रिया ने एक्सप्रेस किया हर इनएबिलिटी कि भाई अब तो पिताजी ने मना कर दिया है तो हम तो नहीं बेच पाएंगे 2 व्हीलर टू सोनी, और आस्क फॉर रिटर्न, तो जो मैंने चाबियां दी थी वो दे दो। बट सोनी तो लेके गुल होने के चक्कर में है? सोनी कह रही है जाओ भूल जाओ, तो सोनी रिफ्यूज द रिटर्न ऑफ द सेम। अब आपको एक्सप्लेन करना है कि क्या प्रिया लीगली उनसे कानून के तहत व्हीकल वापस ले सकती है या नहीं ले सकती है। तो जरा आराम से, यहां पर ऑब्वियसली सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के ओनरशिप के रूल आपके एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है जी। और यहां दूसरे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि विल योर आंसर बी डिफरेंट, कि आपका आंसर बदल जाएगा अगर प्रिया चाबियां ना देती तो। अगर प्रिया चाबियां ना देती क्या आपका आंसर बदल जाएगा? तो ऑब्वियसली दोनों सिचुएशन में अलग अलग जवाब आने वाला है। ओनरशिप के रूल आपके बदल जाएंगे दोनों ही सिचुएशन में। तो देखो, पहली सिचुएशन में जहां पर एक ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स बनने के लिए गुड्स होने चाहिए, असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस होना चाहिए, डिलीवरी होना चाहिए, और डिलीवरी एक मेन कंपोनेंट है, ध्यान रखिएगा। अब ऑब्वियसली बात है, यहां पर असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस तो नहीं हुआ, हमने प्राइस को थोड़ा सा फ्यूचर के ऊपर डिले कर दिया है कि हाँ प्रिया के जो फादर हैं वो असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस करेंगे। लेकिन पहले केस में जिस तरीके से इन्होंने डिलीवरी कर दी है तो साफ तौर पर मेंशन किया गया है, क्या मेंशन किया गया है कि प्राइस को तो हम बाद में भी कर देंगे, वो इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। मेन चीज जो थी वो तो उन्होंने कर दी, मेन चीज डिलीवरी थी और डिलीवरी उन्होंने कर दी। तो यहां पर जो मंशा लग रही है ओनरशिप रूल्स के हिसाब से वो यही लग रही है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है फर्स्ट केस में वो बन चुका है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के केस में हमने कहा हुआ है कि जब कहीं भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता है तो समटाइम ऐसा तो होता है कि डिलीवरी बाद में होती है, समटाइम ऐसा होता है कि प्राइस बाद में फिक्स होता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर प्राइस जो कि हो रहा है वो लेटर ऑन फिक्स हो रहा है। तो लेटर ऑन फिक्स हो रहा है प्राइस, अब बाद में प्राइस फिक्स नहीं होगा तो क्या इससे कॉन्ट्रैक्ट वायलेट हो जाएगा? तो ऑब्वियसली नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में अगर सपोज करो मैं बात करूं कि क्या प्रिया वापस ले लेगी सोनी से व्हीकल, तो यहां पर जवाब है नो, नहीं लेगी, नहीं ले पाएगी, बिल्कुल नहीं ले पाएगी। चाबी देने से पहले सोचना चाहिए था आपको। खैर, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सेल बन चुका है, प्राइस लेटर ऑन फिक्स होना था बट प्रिया के फादर ने मना कर दिया, तो अब रीजनेबल प्राइस के साथ में कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। देखो, चाबियां आपने दे दी हैं, आपने कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कर दी है, तो आपके लिए प्राइस के असर्टेनमेंट तो एक छोटा सा मुद्दा है। आपके लिए अगर प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता, आपके लिए प्राइस अगर बहुत जरूरी होता तो ऑब्वियसली आप डिलीवरी अभी ना करते। कभी हम देखते हैं अक्सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर कि आप मेन मुद्दा किस बात को बनाने वाले हो, प्राइस को, डिलीवरी को, किस चीज को। ऑब्वियसली आपने इस तरीके से इतनी आसानी से डिलीवरी कर दी है तो प्राइस आपके लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। प्राइस आपका 50,000 के बजाय 60,000 होता, 30,000 होता, तो आप सभी चीजों के लिए एग्री कर लेते। शायद यही कारण था कि आपने पहली डिलीवरी कर दी। अगर प्राइस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता, आप डिलीवरी के लिए थोड़ा सा कोशियस रहते, थोड़ा सावधान रहते, तो लो चलता है आपकी इंटेंशन पर। तो आपकी इंटेंशन यही थी कि प्राइस इतना बड़ा मुद्दा नहीं, तो ठीक है, बन गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कोई दिक्कत की बात नहीं। हालांकि सेकंड केस में अगर प्रिया उसको चाबियां ना देती तब क्या होता? तब हम यही बात बोल के चलते कि भाई इस सिचुएशन के अंदर तो जो प्रिया है उसने कोई चाबियां तो नहीं दी है। अब चाबियां नहीं दी हैं तो डेफिनेटली उसके लिए जो प्राइस है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और फिलहाल के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो नहीं बन पाया है। फिलहाल के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है ऑफ सेल है वो नहीं बन पाया है। फिलहाल के लिए तो ये सिर्फ और सिर्फ एक एग्रीमेंट टू सेल ही है। फिलहाल के लिए तो ये एग्रीमेंट टू सेल ही है कि हाँ हम सेल करेंगे, फ्यूचर में करेंगे,
जब पिताजी आएंगे, जब वो प्राइस फिक्स करेंगे, तब मैं फ्यूचर में डिलीवरी करूंगी। कुछ भी तो नहीं हुआ है, आज हुआ ही क्या है, ना डिलीवरी हुआ है, ना प्राइस फिक्स हुआ है, ना पार्टीज के बीच में ठीक से टर्म्स एंड कंडीशन एग्री हुई हैं, तो सिर्फ वो सिर्फ हवाई सी बात हुई है रिगार्डिंग टू द फ्यूचर। तो जब कहीं भी फ्यूचर से रिलेटेड एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में चर्चाएं होती है, उसे एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं, जो ऑब्वियसली बाइंडिंग नहीं होता पूरी तरीके से, तो आगे चलकर वो कैंसिल भी हो सकता है, तो आगे चलकर वो कैंसिल ही हो गया है, और कारण है सीधे तौर पर कि हाँ भाई असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस नहीं हुआ है। इस केस में असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस एक बड़ा मुद्दा था और असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस नहीं हो पाया। तो यहां अगर सपोज करो मैं बात करूं कि हाँ यहां इस केस में क्या हमारा जवाब बदलेगा, तो यस बदलेगा, बिल्कुल बदलेगा। यहां इस केस में हम कह देंगे कि जो प्रिया है वो अपनी व्हीकल वापस ले सकती है, क्योंकि कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं बना है, ओनली एग्रीमेंट टू सेल था, जो ऑब्वियसली आगे चलकर कैंसिल हो गया। आगे मिस्टर आर जिनका एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, वो मिस्टर पी आया, चल के आया हूं मैं, कहां आया हूं, अपने स्टोर में आया हूं, वाटर प्यूरिफायर खरीदने के लिए आया हूं। हालांकि कितने का है वाटर प्यूरिफायर, बड़ा ही महंगा है, पता नहीं कौन से ब्रांड का, कौन सी क्वालिटी का, 54,000 का है। उसने स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे ऐसा प्यूरिफायर चाहिए जो कॉपर फिल्टर का हो। ठीक है जी, आजकल ये होने लगा है ना, कॉपर अच्छी क्वालिटी का माना जाता है पानी वगैरह, तो 54,000 का है और कॉपर फिल्टर मुझे चाहिए, स्पेसिफिकली बता दिया गया। अब पी ने अपनी स्पेसिफिकेशन बता दी है, उन्होंने बता दिया है कि मैं प्यूरिफायर खरीदना तो चाहता हूं बट क्रेडिट पे, उधार पे। किसी दुकान वाले से बोलो कि उधार पे चाहिए, वो आमतौर पे देगा नहीं आपको, और अगर देगा तो ईएमआई पे देगा, कई बार गारंटर मांग सकता है। तो यहां पर उसने बोला कि मैं उधार पे खरीदना चाहता हूं और मैं 9 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में इस पेमेंट को कर दूंगा। अब हालांकि जो आर है यानी कि जिसका स्टोर है, तो उसने कहा कि भैया मुझे कम से कम एक गारंटर तो लगेगा, किसी पर्सन को बुला के लाओ जो थोड़ा सा बेहतर हो, क्रेडिट वर्दीनेस हो जिसकी। तो वो लेके आया किसे, मिस्टर एक्स को। यानी मिस्टर आर कौन है, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर के ओनर है। मिस्टर बी जो मिस्टर पी है, उसे वाटर प्यूरिफायर खरीदना है, वो एक गारंटर के तौर पर मिस्टर एस जो उसका ही दोस्त था, तो उसे लेके आया, वो केम फॉरवर्ड हुआ और उसने गारंटी दे दी। आर ने फाइनली वाटर प्यूरिफायर बेच दिया स्पेसिफिक ब्रांड का, और पी ने बड़ी ही इज्जत से 4 मंथली इंस्टॉलमेंट तो दे दी हैं। आफ्टर दैट वो इंस्टॉलमेंट हो गया है। तो आपको बताना है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार क्या लायबिलिटी ऑफ एस एज ए गारंटर वो बनेगी या नहीं बनेगी। तो ऑब्वियसली बात है कि भाई आम सरकमस्टेंस में तो बिल्कुल बनेगी। तो देखो अगर मैं टॉपिक वाइज बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का क्वेश्चन बनता है, ये किसका बनता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का क्वेश्चन बनता है। जिस केस में हम बोलते हैं कि कभी भी अगर सपोज वो कोई भी डेटर है जो कि पेमेंट में डिफॉल्ट करता है, अगर कोई भी पर्सन पेमेंट में डिफॉल्ट करता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो गारंटर है वो लायबल हो जाता है डिफरेंस अमाउंट पे करने के लिए। तो शुरुआती जो जवाब होगा यहां पर कि क्या वो लायबल होगा या नहीं बैलेंस अमाउंट पे करने के लिए, तो वो बिल्कुल लायबल होगा कि भाई जो 4 इंस्टॉलमेंट है वो तो पे कर दी, तो यानी कि जो बाकी की 5 इंस्टॉलमेंट, क्योंकि टोटल थी आपकी 9 इंस्टॉलमेंट, तो 9 में से 4 तो पे करती, तो जो 5 इंस्टॉलमेंट हैं, 5 ईएमआई होंगी, तो वो आपको पे जरूर करनी पड़ेंगी। हालांकि उसके बाद कह रहे हैं व्हाट विल बी योर आंसर, आपका आंसर क्या होगा अगर आर ये जो ये इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ओनर है, इन्होंने वाटर प्यूरिफायर बेचा तो होगा लेकिन इन्होंने मिस रिप्रेजेंटेशन के साथ बेचा होगा, कोई धोखा दे दिया होगा। एज इट हैविंग ए कॉपर फिल्टर, उन्होंने बोला होगा कि ये कॉपर फिल्टर है, वाइल इट एक्चुअली हैज ए नॉर्मल फिल्टर। तो अगर ऐसा हो और मिस्टर जो पी हैं और एस हैं वो बड़ी ही मासूमियत के साथ में इस बात के जो कि हैं फैक्ट से अवेयर नहीं है और उन्हें बाद में जब सच पता लगता है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा है, बताओ क्या होगा कि पी ने मना कर दिया है प्राइस पे करने से, और जैसे ही पी ने रिफ्यूज कर दिया तो आर ने एस के खिलाफ, ये जो गारंटर था इसके खिलाफ केस फाइल कर दिया कि भैया आपने गारंटी दी थी, आप पैसा निकालो। तो ऐसे सिचुएशन में भी क्या हम बोलेंगे कि वो 5 ईएमआई पे करेगा। तो जरा ध्यान से, मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में, फ्रॉडलेंट केसेस में अगर कहीं भी ये चीजें प्रूव हो जाती हैं कि जो बाकी के लोग हैं उन्होंने बोनाफाइड वे में ही सामान परचेज किया है, उन्हें नहीं पता था मिस रिप्रेजेंटेशन का, तो ऐसे सिचुएशन में जो गारंटर है वो पूरी तरीके से बरी हो जाता है अपनी लायबिलिटी से, वो फ्री हो जाता है अपनी लायबिलिटी से, यानी कोई भी 5 ईएमआई उसको पे करने की जरूरत नहीं है। तो भाई झूठ बोलोगे कौवा काटेगा, झूठ बोलोगे मिस रिप्रेजेंटेशन करोगे तो आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। आगे केस नंबर स्टडी नंबर 10, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल आज की डेट में है टोटल 1 लाख रुपए। जो 1 लाख रुपए है वो 10,000 शेयर्स एट द रेट 10 रुपए के हिसाब से, बट ठीक है ये बातें मायने नहीं रखती, मेन मुद्दे की बात है कि 1 लाख रुपए है। अब जून 2023 में एबीसी लिमिटेड ने फर्दर और एडिशनल शेयर इशू किए, 10,000 शेयर इशू किए 10 रुपए के हिसाब से। तो देखो इनकी एग्जिस्टिंग, ये जो एबीसी लिमिटेड की अगर मैं बात करूं,
एबीसी लिमिटेड की, तो एबीसी लिमिटेड की पहले कितनी थी शेयर कैपिटल? ऑब्वियसली क्वेश्चन में बिल्कुल शुरुआत में दिया हुआ है कि 1 लाख की थी पहले शेयर कैपिटल, और 1 लाख की पहले शेयर कैपिटल थी और बाद में दोबारा से 10,000 शेयर इशू कर दिए 10 रुपए के हिसाब से, तो 1 लाख की फिर से इन्होंने इशू कर दिया, तो यानी कि टोटल शेयर कैपिटल कितनी हो गई? 2 लाख रुपए। चलिए जी, ठीक बात है। उसके बाद में कह रहे हैं कि आउट ऑफ द 10,000 शेयर्स, यानी कि जो अभी अभी ताजे ताजे अभी अभी 10,000 शेयर्स इशू किए थे, उसमें से 5,000 शेयर्स, यानी कि टोटलिटी में देखा जाए तो देखो 10,000 10,000 20,000 शेयर हो गए थे, तो 5,000 जो शेयर्स हैं वो किसी एक दूसरी कंपनी को इशू किए गए हैं, XYZ लिमिटेड को। तो यानी कि 5,000 शेयर वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो 50,000 होगा, तो 50,000, तो इस 2 लाख में से 50,000 के जो कि शेयर्स हैं वो कोई XYZ लिमिटेड कंपनी को इशू किए गए हैं। ठीक है जी, ओके। यानी कि कहने को अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूं, अगर मैं परसेंट वाइज बात करूं तो 2 लाख का कितना? 25%। 2 लाख का 25%, तो हाँ इतना ही तो होगा। तो 2 लाख का 25% हमने किसी एक कंपनी को इशू कर दिया है। अब ये कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि XYZ लिमिटेड जिसको हमने इशू किया है वो एक होल्डिंग कंपनी है PQR लिमिटेड की, यानी इस XYZ लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है। खैर, यानी कि जो कि एबीसी लिमिटेड है उसने अपने थोड़े से शेयर XYZ को इशू किए, यानी XYZ जो कि है इसके भी थोड़े शेयर होल्ड कर रही है और इसके भी थोड़े शेयर होल्ड कर रही है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर जो PQR लिमिटेड है वो कह रही है कि हाँ भाई हमें तो सब्सिडरी का स्टेटस चाहिए एबीसी लिमिटेड से, कि हाँ हम भी इसकी भी सब्सिडरी हैं, क्योंकि ये भी हमारे ऊपर रूल कर रही है और ये इसके ऊपर भी रूल कर रही है, तो ये भी सब्सिडरी होगी, ये भी सब्सिडरी होगी, ऐसे करके। जबकि सब्सिडरी के रूल एप्लीकेबल हो नहीं पाएंगे। अगर मैं कंसेप्चुअली बात करके चलूं तो यहां पर आपको सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन अच्छे से रीड करनी है, जिसके केस में ऑब्वियसली बात लिखी हुई थी कि आप किसी भी कंपनी के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अगर रखते हो, 51% से ज्यादा शेयर होल्ड करते हो, या उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में एक मेजर कंपोजिशन होल्ड करते हो, तो तब आप उस सामने वाली कंपनी को सब्सिडरी कंपनी कह सकते हैं। यहां पर तो ऑब्वियसली कोई सब्सिडरी का रिलेशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हाँ, यहां पर बोलने को अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो आप एसोसिएट कंपनी जरूर बोल सकते हो, क्योंकि एसोसिएट कंपनी के केस में होती है जो लिमिट होती है वो होती है 20%, कि 20% से ज्यादा अगर शेयर होल्ड कर रही है कोई दूसरी कंपनी तो आप कहलाते हो एसोसिएट कंपनी ऑफ दैट कंपनी। लेकिन यहां पर तो ऑब्वियसली सब्सिडरी कंपनी का कोई मतलब नहीं है, 50% से तो ज्यादा की लिमिट नहीं एक्सीड कर रही, तो ऑब्वियसली यहां पर हम लिख देंगे कि उनका जो ये क्लेम है वो एक इनवैलिड क्लेम है। एसोसिएट कंपनी फिर भी कहा जा सकता है बट सब्सिडरी तो नहीं। आगे यहां तो क्वेश्चन ने ही खुद ही बता दिया कि एक्सप्लेन द टाइप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि यहां पर आपको कुछ और नहीं बल्कि कंसेप्चुअली टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। और काफी ज्यादा आसान सा ये क्वेश्चन है, तो आओ जरा देखें मेरे बाबू क्या है ये। तो राहुल ने कॉन्ट्रैक्ट किया है भानु के साथ में, जो कि एक फैक्ट्री का ओनर है, कि भैया आप मुझे सप्लाई कर देना 10 टन ऑफ शुगर। लेकिन बिफोर द सप्लाई इज फैक्ट्री, सप्लाई करने से पहले जो फैक्ट्री है आग लग गई, जल के खाक हो गया, सब बर्बाद हो गया। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, हमने पढ़ा हुआ है कि भाई पहले तो सब कुछ ठीक था, पहले तो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हो गया है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन सब्सिक्वेंट इंपॉसिबिलिटी की वजह से क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ही नहीं किया जा सकता, तो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। यानी पहले एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन बाद में सब्सिक्वेंट इंपॉसिबिलिटी, जब फैक्ट्री में आग लग गई, सब बर्बाद हो गया, तो बचा क्या? तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकता, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया आपका। एक कुली आया यूनिफॉर्म के अंदर, ये भी एक मेन बात है। और पिकअप आपका लगेज उठाया, किसका? रोहन का, और कैरी आउट चलने लगा रेलवे स्टेशन पर। तो एक कुली आया, लगेज उठाया रोहन का और चलने लगा, और विदाउट बीइंग आस्क्ड, ना उसने पूछा, ना हमने बताया, ना रोहन ने अलाउ किया। तो ना उसने पूछा ना रोहन ने अलाउ किया, तो जरा आराम से, कई बार ऐसा होता है ना, हम कुछ कहते हैं ना तुम कुछ कहते हो, लेकिन हम भी बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह देते हैं, और आप भी बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह देते हो। होता है ना कई बार ऐसा। खैर, तो बेसिकली ये कुछ और नहीं बल्कि आपका इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ही है कि हमने बिना कुछ कहे बहुत कुछ कहा, और आपने बिना कुछ कहे सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, हमारी एक एक चीज एक्सेप्ट कर ली। तो ये कुछ और नहीं, आपका इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट ही है मेरे बाबू। तो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट यही तो होता था जहां पर एक्सप्रेसली पार्टीज कुछ नहीं कहती, लेकिन इंप्लाइडली अपने कंडक्ट के हिसाब से, अपने कंडक्ट के अनुसार ऑफर भी देती हैं, एक्सेप्टेंस भी देती हैं, कंसिडरेशन भी होता है। तो ऑब्वियसली इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है मेरे बच्चा। इसके अलावा
खोया हुआ सामान मिल गया, मेरा बन गया। ऐसे होता है क्या है? रास्ते में मिल गया आपको कोई पड़ा हुआ सामान तो वो मेरा हो गया, क्यों? क्योंकि मुझे मिला था। तो ऐसा नहीं है। लॉस ऑफ फाइंडर ऑफ अ लॉस्ट गुड्स, कोई भी खोए हुए वस्तुओं के जो फाइंडर होते हैं उनके ऊपर ऑब्लिगेशन कानून लगा देता है कि आप ट्रू ओनर को ढूंढो और उन्हें जाकर सामान वापस करो। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्वियसली याद होना चाहिए आपको, क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं हम। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर सभी मेन इंग्रेडिएंट नहीं होते कॉन्ट्रैक्ट के, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, बट ये रिजेंबल करता है काफी हद तक एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से, तो ये होता है क्वाज़ाई कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा केस स्टडी नंबर 12, एक छोटू सा नूनू सा माइनर अमित, एक माइनर है, पढ़ाई करता है कॉलेज के अंदर, और जुलाई 2023 में उसने एक लोन लिया है। कितने का जी? 1 लाख रुपए का, फ्रॉम द भावेश। भावेश से लोन लिया है कि मुझे अपनी कॉलेज की फी पे करनी है, कुछ किताबें खरीदनी है, और वो एग्री हो गया है कि मैं पे कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 31 दिसंबर तक सारा का सारा पे कर दूंगा। अब अमित ने पोजेस कर लिए हैं एसेट्स, यानी कि जो अमित है, जो माइनर है, उसके पास में एसेट्स हैं पूरे पूरे 9 लाख रुपए के। ऑन ड्यू डेट, जब ड्यू डेट आई तो ये जो अमित है, जो छोटा सा नोनू था, ये फेल हो गया, पे करने में असमर्थ रहा, भावेश को लोन पे नहीं कर पाया। तो ऐसे में जो भावेश है भाई, उसने तो लोन दिया था, उसे तो अपना पैसा चाहिए 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 ही चाहिए। तो वो मांग रहा है हमें से कि भैया मुझे तो मेरा पैसा चाहिए। तो क्या ऐसे में आप माइनर से ले सकते हो क्या पैसा? तो एग्रीमेंट विद अ माइनर, यानी आप जो माइनर के साथ में किए गए एग्रीमेंट होते हैं उनकी लीगल कंडीशंस क्या होती हैं, लीगल सिचुएशन क्या होती हैं, तो वो टॉपिक आपका बन जाता है। जहां आमतौर पर तो हम यही कहते हैं कि माइनर के साथ किए गए सभी एग्रीमेंट पूरी तरह से नकार देता है कानून, वॉइड एब इनिशियो होते हैं। आपने किसी भी तरह का कोई भी एग्रीमेंट करते हो आप माइनर के साथ में, तो वॉइड एब इनिशियो फ्रॉम द स्क्रैच, फ्रॉम द बिगनिंग, कैंसल्ड हैं वो पूरी तरीके से। लेकिन ये भी कहता है कानून कि अगर आप किसी भी माइनर को उसके नेसेसरी सप्लाई कर रहे हो, अगर आप किसी माइनर को उसकी नेसेसरी सप्लाई कर रहे हो, तो उसकी नेसेसरी सप्लाई करने में जितना खर्चा लगा है तो उसे आप रिकवर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फ्रॉम हिज एसेट्स, उसकी प्रॉपर्टी से, उसकी एसेट्स से रिकवर जरूर कर सकते हो। ऑब्वियसली हमने तो सिर्फ 1 लाख का, यानी कि भावेश ने 1 लाख का लोन दिया था, एसेट्स तो 9 लाख के हैं, तो ऑब्वियसली उसके एसेट्स से रिकवरी की जा सकती है, क्योंकि उसकी नेसेसरी ही सप्लाई की थी बेचारे भावेश ने तो, कि कॉलेज की फी, परचेज, किताबें, तो सारी नेसेसरीज ही हैं। ठीक है जी, तो डन। इसी के साथ में हो गई जी हमारी 12 केस स्टडीज की बातें। ऑब्वियसली आज की इस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ कम वक्त में ज्यादा केस स्टडी कवर करने की कोशिश की, राइटिंग पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिलवाया। अगर राइटिंग की भी अलग से वीडियो चाहिए तो ठीक है जी, मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा इन 12 केस स्टडी में अगर किसी भी केस स्टडी की एडिशनल आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो केस स्टडी नंबर 1 to 12, जिसमें भी आपको दिक्कत आती है तो वो केस स्टडी नंबर मेंशन कर देगी, इसमें और क्लैरिफिकेशन चाहिए हम लोगों को। तो चलिए जी, ओके डन। अभी के लिए हमारी बात समाप्त होती है, मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो के साथ। ओके डन, टाटा बाय बाय।